Hello, my dear students. Welcome to Definite Success पाठशाला, India's most trusted online platform for class 9 to class 12, जो कि यहाँ आपको पढ़ाते हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। उन्हीं के साथ रहने वाला मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर राहुल, और हम कर रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का आज शुभारंभ। थोड़ा सा आप मुझे डांट सकते हैं इस पर, या बोल सकते हैं कि सर मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, आपने काफ़ी देर कर दी आते आते। पर देखो, देर आए पर दुरुस्त आए वाली कहावत सुनी है तुम लोगों ने, है कि नहीं? तो बस वैसे ही कुछ है। थोड़ा सा अपन अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपन को बस भगाना है और अपन ने कर दिया। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि भैया जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अपन पहले शुरू तो करें। अब अपन यही चर्चा करते रहेंगे कि सर लेट हो गए और कब पढ़ाओगे, क्या करोगे, तो उसमें और डिले हो जाएगा, है कि नहीं? तो अच्छे काम को अपन शुरू करते हैं फटाफट। तो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हमें यहाँ पे आज कवर करना है, मतलब आज उसको शुरू कर रहे हैं अपन। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है भैया चैप्टर का? चैप्टर का नाम है भैया नंबर सिस्टम। अब ऐसा है, जब मैं पहली बार स्कूल गया था मैं तब भी नंबर्स पढ़ रहा था, जब मैं 9th क्लास में आ गया हूं मैं तब भी नंबर्स ही पढ़ रहा हूं, है कि नहीं? तो देखो, नंबर्स जो हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया था, जब हम पहली बार स्कूल गए थे, वो जो स्क्वायर स्क्वायर वाली नोटबुक में हमने लिखना शुरू किया था, तो वो नंबर्स थे जहां से हमने पूरी कहानी को शुरू किया था। और आज भी क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर्स ही है। तो फिर फर्क क्या आया, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं बार बार नंबर्स, ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए। किससे? खुद से भी, और हमारे जो समाज का वो लोग हैं जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, उनसे भी हमें पूछना चाहिए कि हम बार बार नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो उनका जवाब क्या होगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो देखो, जब आपने पढ़ना शुरू किया था नंबर्स, तब आपने केवल काउंटिंग नंबर से शुरू किया था, है कि नहीं? अब अपन धीरे धीरे, क्योंकि नंबर्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, क्योंकि हर जगह पे हर चीज नहीं लग सकती, है ना? तो आपने अपने जीवन में यूज होने वाले नंबर्स को धीरे धीरे कवर करना शुरू किया। मतलब सबसे पहले जब आपने शुरू किया होगा तो आपने काउंटिंग नंबर्स पढ़े होंगे, जो हम आम भाषा में कहते हैं कि वो जो गिनती होती है ना, जिसको हम शुरू कैसे करते हैं 1 2 3 4 से। फिर आपने कहीं जाके थोड़ा और आगे बढ़ के इवन ऑड का फर्क सीखा होगा, ठीक है? फिर आपने थोड़ा और आगे बढ़ के कहीं जाके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा। फिर 6वीं 7वीं में आके आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, है कि नहीं? फिर फ्रैक्शंस आए, डेसिमल्स आए, ऐसे करके आपने नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, डिविजिबल जो होता है एक नंबर के भी हिस्से के बारे में पढ़ा, डेसिमल के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ते गए, क्योंकि ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आया कि आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। केवल काउंटिंग नंबर्स पता होने से, केवल काउंटिंग नंबर्स का ज्ञान होने से हमारा गणित का जो ज्ञान है, अर्थमेटिक वाली गणित का स्पेशली, वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना? तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, आज अपन नंबर सिस्टम्स में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, एक नए टाइप के नंबर्स को। ऐसा नहीं है कि ये आप पहले से यूज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इन्हीं के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं, और इन्हीं पे हम आज थोड़ा सा एक कह सकते हो कि थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करेंगे। तो रैशनल नंबर्स की कहानी अपन पढ़ने वाले हैं, और फिर उसी के बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। शुरू हमने जीवन किया था काउंटिंग नंबर से, फिर बीच में कहीं याद होगा आपको रोमन नंबर्स भी आ गए थे, मेरे को एकदम से भी याद आया कि अरे रोमन नंबर्स भी तो थे। तो ऐसे ही करके अपन आगे बढ़े हैं, नई नई चीजों को सीखा है। और ये जो रैशनल नंबर्स है, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो आप कह सकते हो रीपैकेजिंग है एक पुराने आइडिया की, कॉन्सेप्ट की, जिसको हम यूज करते आ रहे हैं, पर अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप होगी, ठीक है? वो आपको यहाँ पे समझना है। चलिए, तो भैया बात यहां पे करते हैं। देखिए कि प्रीवियस क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में आप क्या कर चुके हैं? अर्लियर क्लासेस में आप लर्न कर चुके हैं किसके बारे में? तो आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है, और उस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स को। कौन से टाइप ऑफ नंबर्स? तो भैया काउंटिंग नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, डेसिमल हो गए, फ्रैक्शन हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए,
जितनी कैटेगरी में मैं इनको बांट सकता हूं उतनी कैटेगरी में आप भी इनको रिप्रेजेंट करना सीखे हैं नंबर लाइन पे। तो कुछ नया नहीं है एज फार एज नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना इज कंसर्न्ड। ठीक है, ये देखो आपकी यहाँ पे याददाश्त को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए नंबर लाइन का डायग्राम भी दिया गया है, आपको याद आ गया होगा, ऐसा आपने किया है 6वीं 7वीं 8वीं में भी शायद किया होगा अगर आपको याद हो तो। इनफैक्ट आगे भी आप इसको कहीं ना कहीं यूज करोगे जब आप पढ़ोगे चैप्टर्स लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट इमेजिन, अब यहाँ पे आपको इमेजिन करने को बोला है कि आप 0 से स्टार्ट करो and go on walking along the number line in the positive direction as far as your eyes can go. There are numbers, numbers are numbers. अर्थात जब आप 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, मान लो आपकी जो सड़क है जिस पे आप चल रहे हो वो एक नंबर लाइन है, तो आप जब 0 से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू करोगे तो आप जहां तक चलते जाओगे आपको वहां तक नंबर्स मिलते रहेंगे, है ना, क्योंकि नंबर्स इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। और न सिर्फ पॉजिटिव साइड में बल्कि नेगेटिव साइड में भी सेम ही कहानी है। ठीक है, तो नंबर्स इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो बेसिकली आप यहां पे क्या कह सकते हो कि जो नंबर्स हैं इनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, हम जितना काउंट करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी, राइट, है ना। जैसे आपको याद हो बचपन में जब आपने पढ़ा था तो आपने 1s 10s 100 तक पढ़ा था, फिर थोड़े और बड़े हुए तो थाउजेंड्स 10,000 लाख तक पढ़ा, अब और बड़े हो गए तो 10 लाख, उसके बाद फिर करोड़, उसके बाद फिर 10 करोड़, उसके बाद अगर हम उधर जाएं हमारे इंटरनेशनल साइड जाएं तो फिर मिलियन बिलियन ट्रिलियन इन सब का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर उसके भी अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब एक ही में सब कुछ है। इतने सारे वैल्यूज हमारे पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, है कि नहीं। तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी फॉर श्योर। अब यहां पे बात समझिएगा। नाउ सपोज यू स्टार्ट वर्किंग अलोंग द नंबर लाइन करेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स एंड गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप जब ये नंबर लाइन पे वॉक कर रहे थे तो आपने क्या किया, कुछ नंबर्स को कलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है, और उनको एक, ऐसा आप कह सकते हो कि एक बैग में रखने की कोशिश करी, ठीक है। यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि अगर हम नंबर्स को एक ग्रुप बनाना चाहें, अगर हम नंबर्स को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के तहत फिट बैठाना चाहें तो हमारे पास क्या क्या डेफिनेशंस निकल के आएंगी, क्या क्या वो कैटेगरीज हैं, क्या क्या वो ग्रुप्स हैं, क्या क्या वो बैग्स हैं जिनके अंदर हम नंबर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो परिभाषा आती है, सबसे पहला जो आपका बैग बनता है बहुत ही सिंपल वाला, वो बनता है नेचुरल नंबर्स का, जिनको आप सामान्य भाषा में बहुत जगह पे काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। अब ये जो लिस्ट आप बना रहे हो, ये जो बैग आप बना रहे हो, क्या ये कहीं पे समाप्त होगा? नहीं, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो इट्स ऑल्सो अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो बैग कभी भी भरेगा नहीं, आप जितने नंबर डालते जाओगे और नंबर ऐड होते जाएंगे, बिकॉज ये नंबर कहां तक जाते हैं, ये नंबर जाते हैं आपके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो यहां पे आप कह सकते हो कुल मिला के कि जो आपका बैग होगा, या जो पहला बैग आपने बनाया, पहला जो आपने कैटेगराइजेशन किया, पहला जो आपने ग्रुप बनाया, पहला जो आपने डिफाइन किया एक बंडल ऑफ नंबर्स को, वो था नेचुरल नंबर्स का, और उसमें भी आपका जो बैग है उसमें होंगे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, राइट, है ना, यही होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो आपको यहां पे याद होना चाहिए कि ये जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है उसको n लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, उसे आप क्या कहते हो, अगर आपको डिनोट करना है तो n करके आप डिनोट करते हो, कैपिटल N, विच रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ नंबर्स कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अब इसी में अगर हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे और क्या बात निकल के आती है, इसी बैग में अगर मैं एक 0 और डाल दूं, ये जो मैंने नेचुरल नंबर्स का ग्रुप बनाया था इसमें एक 0 और रख दें, तो फिर इसकी परिभाषा एक नई परिभाषा बन जाती है, विच इज कॉल्ड होल नंबर्स,
ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से। ये सब बातें आप पहले पढ़ चुके हो, बस हम क्विकली इसको रिवाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा होल नंबर्स का मामला हो गया, जहां पे आप नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी रख देते हो तो आप होल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो, आप पॉजिटिव साइड गए थे, आप नेगेटिव तरफ भी जा सकते हो। तो जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनको जब आप शामिल कर लोगे तो फिर आप बोल दोगे कि ये कलेक्शन किसका है, तो ये कलेक्शन है इंटीजर्स का। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम Z साइन के साथ। ठीक है, Z जो कि कहां से आया, तो वो आया एक जर्मन वर्ड ज़ेलेन से। ये देखो यहां पे लिखा है, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। खैर हमें इतनी हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, पर अब आ गया सामने तो हमने ही बता दिया। ये क्लियर हो गया मामला? बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से शुरू किया था, उसमें जीरो और जोड़ दिया तो होल नंबर्स बन गए। ठीक है, देखो अब आपको मैं यहाँ पे बताऊं, एक एग्जांपल दूं। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो आपके मन में और आपके जो दिमाग में जो पहला आंसर आएगा वो आएगा आपके मम्मी पापा, आप और आपके सिबलिंग्स, राइट है ना। और अगर थोड़ा सा अगर आपका मान लो ऐसा सेटअप है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं तो आप उनको भी शामिल कर लोगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं फैमिली में कौन कौन है, आपने बताया मम्मी पापा मैं और मेरे सिबलिंग, 4 लोग, या सिबलिंग नहीं है तो हम 3। ठीक है, अब मैं बोलूं और, अब जैसे ही मैं और बोलूंगा आप अपने फैमिली के ब्रैकेट को बड़ा करते जाएंगे। और सर दादा दादी हैं, ठीक है भैया, और सर नाना नानी हैं, ठीक है भैया, आपने थोड़ा ब्रैकेट और बड़ा कर दिया। मैंने कहा और सर चाचा चाची हैं और ताऊ जी ताई जी हैं, ठीक है भैया, और सर बुआ है और फूफा जी हैं और उनके बच्चे हैं। और अब आप उसको और ब्रैकेट को बड़ा करोगे तो आप बोलोगे सर मौसी हैं और फूफा जी हैं, और उसके बाद फिर हमारे ये मामा हैं और मामी हैं और उनके बच्चे हैं। और अब आप, मैंने जैसे जैसे आपको और बढ़ाना शुरू किया, आपने अपनी सोच को या फिर अपने फैमिली के ब्रैकेट को भी बढ़ाया। पहले अब फैमिली के हिसाब से हम क्या सोचते थे कि भैया पेरेंट्स और आपके चिल्ड्रन, है ना, यही होगा। तो फैमिली में पहले हम जोड़ रहे थे केवल पेरेंट्स और चिल्ड्रन को, जिसमें से एक आप भी हैं। ठीक है, अब अगर किसी के घर में पेट होगा तो प्रोबेबली वो उस पेट को भी इसी फैमिली में रख लेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि सर हमारे पास एक श्वान है या फिर एक बिल्ली मौसी है, वो भी हमारे घर में परिवार का हिस्सा है, उनको भी हम अपने भाई बहन जैसा ही रखते हैं, तो उसको भी शामिल कर लीजिए। अब जब मैंने और बोल दिया तो प्रोबेबली आप इसी को बड़ा करके उसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि इसमें और ऐड करो, तो और ऐड करने पे आप अपने चाचा चाची और अपने ताऊ जी फूफा जी, तब फूफा जी और ये मतलब बुआ साइड के रिश्तेदार उनके बच्चे और नानी साइड के रिश्तेदार उनके बच्चों को भी ऐड कर लोगे। तो मैंने फैमिली की परिभाषा चेंज नहीं की, लेकिन मैंने क्या बोला, अब आपके हिसाब से ये जो पेरेंट्स और चाइल्ड और पेट वाला हिस्सा है ये भी एक फैमिली की परिभाषा में सेट बैठता है। और जब आपने अपने समस्त कुटुंब को, मतलब आपके चाचा साइड नानी साइड इन सबको भी ऐड कर लिया तो भी फैमिली की परिभाषा में सेट हो रहे। ठीक वैसा ही नंबर्स के साथ है। अब अगर मैं नंबर्स को बोलूं तो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स भी नंबर्स हैं, एंड नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स भी नंबर्स हैं, एंड नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स भी नंबर हैं। लेकिन सुविधा के अनुसार, इस्तेमाल के अनुसार हमने इन्हें अलग अलग टर्म्स में कह दिया है, क्योंकि हम हर जगह पे एक ही जैसे नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। काउंटिंग नंबर्स कुछ स्पेसिफिक जगहों पे यूज हो सकते हैं, होल नंबर्स की यूजेबिलिटी अलग है। उसके बाद जब आप जाएंगे आपके इंटीजर्स की तरफ तो उनकी यूजेबिलिटी अलग है। तो सबका यूज, सबकी अवेलेबिलिटी, सबकी उपयोगिता अलग अलग है, इसीलिए सबको नंबर्स ही कहा जाता है, लेकिन उपयोगिता के अनुसार, उनकी क्वालिटीज के अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो देखा जाए तो जैसे ये भी एक फैमिली है और ये भी एक फैमिली है। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए किसी फंक्शन में जा रहे हैं और वो फंक्शन आपके दादाजी के साइड की फैमिली में है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे स्कूल में अपने फ्रेंड्स के कि मुझे एक फैमिली फंक्शन में जाना है। लेकिन
वो फैमिली फंक्शन में आपके नानी के साइड से सब लोग नहीं आएंगे, हो सकता है आपके नानी के साइड से एक दो लोग आ जाएं, पर ज्यादा लोग नहीं आएंगे, है कि नहीं, जब तक कि आपके घर का फंक्शन ना हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपके नानी के घर साइड कोई फंक्शन है, तब भी आप अगर अपने फ्रेंड्स को बताओगे तो यही बोलोगे यार फैमिली फंक्शन में जाना है, लेकिन वो जो फैमिली है वो इधर वाली फैमिली से अलग है, डेफिनेशन अलग है, हमारे रिश्ते अलग हैं, तो डिपेंडिंग ऑन फंक्शन कितने दिन जाना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। और जब हमारे खुद के घर का फंक्शन होगा तब भी हमारे मुंह से यही निकलेगा कि फैमिली फंक्शन है जिसमें हमारे दोनों साइड के कुछ कुछ रिलेटिव आएंगे, तो वो एक अलग फैमिली है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही नंबर्स का भी होता है, उपयोगिता के अनुसार और आपकी ये कह सकते हो यूजेबिलिटी के अनुसार आप उनको डिफाइन करते हैं, क्योंकि हर एक नंबर हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अब यहां देखिए, आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन, क्या नंबर्स पे और भी कुछ नंबर्स रह गए हैं? बिल्कुल रह गए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया है कि सर ये 1/2 3/4 ऐसे फ्रैक्शंस रह गए हैं, कुछ नेगेटिव यहाँ पे भी रह गए जैसे -2005/2006, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि कैसे अलग अलग टाइप के नंबर्स और यहाँ पे रह जाते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव फ्रैक्शंस, इन सब को हम यहां पे लेके चलेंगे और इन सब को जब हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि देखो अब तक जितना हमने देखा तो हमने नेचुरल नंबर्स की बात करी, हमने होल नंबर्स की बात करी, है ना, और हमने इंटीजर्स की बात करी, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस, इनका क्या? व्हाट अबाउट डेसिमल्स, इनका क्या? व्हाट अबाउट नेगेटिव फ्रैक्शन, जिनसे हम कहेंगे कि नेगेटिव फ्रैक्शन जैसा कुछ वैसे होता तो नहीं है, पर आप समझ रहे हो मेरी कहने का मंशा क्या है कि जैसे -6/7 है, अब वो जो नंबर है वो ना तो नेचुरल नंबर की परिभाषा में आ रहा है, ना वो होल नंबर की परिभाषा में आ रहा है, ना वो इंटीजर्स की परिभाषा में आ रहा है, पर लेकिन -6/7 एज अ नंबर एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है। तो अगर मुझे परिभाषित करना हो ऐसे नंबर्स को, अगर मुझे एक ग्रुप बनाना हो ऐसे नंबर्स का जो कि इन तीनों में शामिल नहीं है अब तक, तो मुझे एक नया बैग, एक ऐसा बड़ा बैग बनाना पड़ेगा विच वुड बी हैविंग स्पेस फॉर ऑल दीज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब तक हमने जितने नंबर्स के यहां पे पढ़े, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, उनकी जो उपयोगिता है वो तो अलग अलग है ही, लेकिन साथ ही साथ उनके अंडर हमने जितने नंबर्स को डाला उसके अलावा भी कुछ नंबर्स रह जाते हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे गणित में उपयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक नंबर है भैया 22/7, इसका उपयोग गणित में बहुत जगह पे होता है, इनफैक्ट गणित के अलावा भी और सब्जेक्ट में भी होता है, लेकिन अगर मैं परिभाषित करूं तो ये बेचारा ना तो नेचुरल नंबर्स का पार्ट है, ना होल नंबर्स का पार्ट है, ना इंटीजर्स का पार्ट है, तो ये नंबर बोलेगा ना कभी तो कि भैया उपयोग तो इतना कर लिए लेकिन कौनो परिवार का हिस्सा नहीं बनाए हो, दुख नहीं होगा उसको? बिल्कुल होगा ना। तो ठीक इसीलिए एक हम नया ग्रुप बनाते हैं जिसमें इन सब को जगह मिलेगी, उसकी बात अब हम करने वाले हैं। और यहां पे देखो, एक मैं आपको अगर यहां पे हिंट दूं तो इधर देखो एक क्यू करके बना हुआ है, ये क्यू क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, और ये जो क्यू वाला टैग है ये इस बैग पे क्यों लगा है, अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि ये जो नया बैग हम बना रहे हैं, ये दीदी जो लेके जा रही हैं, इस बैग में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को इंक्लूड किया जाएगा और कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। चलो नेचुरल नंबर्स हमने डिसाइड कर लिए, होल नंबर्स हमने बता दिए, इंटीजर्स को हमने डिसाइड कर लिया, पर उसके अलावा जो बचे, जैसे यहाँ पे देखो कुछ कुछ वियर्ड नंबर्स है, जैसे देखो √19 भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिर 9/14 भी दिख रहा है, नेगेटिव -12/13 भी दिख रहा है, देन आपको यहाँ पे 1/3 भी दिख रहा है, देन देखो -6721/12 भी दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा वेराइटी, बहुत अलग अलग टाइप के नंबर्स इस पर्टिकुलर बैग में दिख रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है क्यू के साथ। अब जरा इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां समझना, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स कहा गया है, इसे क्या कहा गया है भैया? इसको कहा गया है कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स।
द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q। तो Q किसको डिनोट कर रहा है? Q डिनोट कर रहा है वो कलेक्शन को जो कि कहलाता है रैशनल नंबर्स। रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड Q कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चंट। खैर ये तो होगा थोड़ा हिस्ट्री वाली बात, इसको हमें इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, पर अब हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स पे थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, यू मे रिकॉल, रिकॉल मतलब ऑब्वियस सी बात है पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी जरूरी है एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना। ठीक है, तो एक बार ध्यान से जरा अगले 2 मिनट पे के लिए समझना। हम यहाँ पे देखेंगे समझेंगे कि ये रैशनल नंबर्स की कहानी क्या होती है, कैसे बनती है और क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने जो अब तक ऑब्जर्व किया जरा अगर उस पर बात करें तो हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि न तो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, न ही होल नंबर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं और ना ही इंटीजर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो मुझे एक ऐसी कैटेगरी बनानी थी जिसको यहाँ पे रैशनल नंबर से नाम दिया गया है, जिसमें सारे नंबर्स आ जाएं। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा मैं शामिल कर सकूं, इसको मुझे ऐसा बनाना था। तो मैंने क्या देखा कि कौन कौन से शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सर हमने फ्रैक्शंस को छोड़ दिया है, हमने डेसिमल्स को छोड़ दिया है, ठीक है, हमने नेगेटिव वाले जो फ्रैक्शंस हैं उनको सॉर्ट ऑफ छोड़ दिया है। चलिए ठीक है, तो हमें इन सबको कवर करना है। अब डेसिमल्स की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शंस के माध्यम से कवर हो जा रहे हैं। तो मेनली अगर मैं यहां पे डेसिमल वाले को हटा भी दूं तो फ्रैक्शन एंड नेगेटिव फ्रैक्शन ये जो दो है इनको मुझे कवर करना है। तो इसीलिए जब मैंने रैशनल नंबर्स को डिफाइन किया तो मैंने कहीं ना कहीं उनका डिजाइन फ्रैक्शन के रूप में ही बताया। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी देखो नेगेटिव है पर है तो फ्रैक्शन ही ना, तो मेरा जो डेफिनेशन होगा रैशनल नंबर्स का उसमें हमेशा ये फ्रैक्शन वाला एंगल कवर हो जाएगा। रीजन बीइंग कि मैं किसी फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन सब को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं। मान लो एग्जांपल के तौर पे नेचुरल नंबर है 3, अगर मुझे लिखना है फ्रैक्शन के रूप में तो मैं लिख दूंगा 3/1। ठीक है, मान लो होल नंबर है, हमने लिया 0 ही, 0 को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है मैं लिख दूंगा 0/1। भाई अब फ्रैक्शन तो बन गया ना, 0/1 भले ही 0 के बराबर होगा पर फ्रैक्शन के रूप में तो आ गया। अब मान लो मैंने इंटीजर्स बनाए तो भैया इंटीजर्स है, मान लो आपने यहाँ पे लिखा 4 तो 4/1 हो गया। नेगेटिव है तो -5 यहाँ पे हमने मान लो 2 लिख दिया। ठीक है, तो वो नेगेटिव वाला फ्रैक्शन बन गया। तो कुल मिला के आपको जो बेसिक एजेंडा है नंबर्स को डिफाइन करने का वो आपने फ्रैक्शन को यहां पे लिया बिकॉज इट इज इंक्लूसिव, वो सबको लेके चल रहा है। ठीक है, और अब क्योंकि मुझे ऊपर नीचे फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, तो मतलब मुझे माइनस साइन कहीं भी लग सकता है, तो मैंने अपने ब्रैकेट में अपने डेफिनेशन में उन नंबर्स को शामिल किया जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाते हैं। नेचुरल नंबर्स में केवल पॉजिटिव है, होल नंबर्स में आपने 0 को शामिल कर लिया तो आप कह सकते हो कि नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। इंटीजर्स इज द ब्रैकेट जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। तो जो नेगेटिव फ्रैक्शन मुझे कवर करना है उसके लिए मुझे इंटीजर्स को यहां पे रखना पड़ेगा, वरना नेगेटिव वाला जो साइन है वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमने डिफाइन कैसे किया कि फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए और सबका ध्यान रखते हुए P ऑन Q को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखो सर, अगर Q यानी डिनोमिनेटर, Q यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर ये P रिप्रेजेंट कर रहा है आपका न्यूमरेटर, ठीक है, और Q रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिनोमिनेटर। तो इन्होंने कहा कि भैया Q यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आप एग्जांपल लेके देखो 4/0 ये क्या हो जाएगा, तो सर दिस वुड बी मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा, नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे।
कोई नंबर निकाल ही नहीं पाएंगे तो फिर नंबर सिस्टम में पढ़ने का क्या फायदा है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमने अपने ब्रैकेट को कैसा सीमित किया है, केवल एक ही चीज से सीमित किया है भैया कि आप जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के बराबर नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। तो जो हमने रैशनल नंबर्स हैं उसको हमने कैसा बनाया, हमने पूरी कोशिश करी है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स को पूरी फैमिलीज को इसमें शामिल कर सकें ताकि कोई भी नंबर छूटा ना रह जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आपने यहाँ पे देख लिया रैशनल नंबर्स को हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखो, नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जितने नंबर्स आपने देखे थे उस बैग में वो सब के सब अब पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। तो हमने एक उनको डेफिनेशन दे दिया, एक क्वालिटी दे दी, एक पर्टिकुलर चीज दे दी जो कि उनको सबको शामिल कर रही है ना, वरना वो बैग बन नहीं पाता, वो डेफिनेशन, वो ग्रुप, वो आप कह सकते हो स्पेशल कोहर्ट नहीं बन सकता अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो। ठीक है, जहां पे पी और क्यू आपके क्या है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर -25 है तो उसको आप लिखोगे -25/1, जहां पे p की वैल्यू है -25 और q की वैल्यू है 1। देयरफॉर द रैशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अगेन मुझे एक ऐसा बैग बनाना था जिसमें सारे ही शामिल हो जाएं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, जो होल नंबर्स हैं हमारे और जो हमारे इंटीजर्स हैं वो सब के सब भी इस बैग का हिस्सा होंगे, क्योंकि सब के सब इस तरीके से हैं कि उनको फ्रैक्शन के रूप में ढाला जा सकता है। इसीलिए यहां पे इन तीनों को भी शामिल किया गया है। जैसे कि अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो सबसे छोटा जो यूनिट था वो था नेचुरल नंबर्स, उससे बड़ा हमने किया एक 0 को ऐड करके होल नंबर्स, फिर उससे बड़ा हमने किया नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर्स को ऐड करके तो वो हो गया इंटीजर्स। तो जो अगला बैग बनेगा वो उससे बड़ा होना चाहिए, यानी उसके अलावा और को भी शामिल करे। तो इसलिए आपके यहाँ पे आप देखोगे रैशनल नंबर्स में इन तीनों को भी रखा गया है, क्योंकि ये तीनों भी उन क्वालिटीज पे, उन डेफिनेशंस पे खरे उतरते हैं जो कि हमने रैशनल नंबर्स के लिए डिसाइड करी है। ठीक है, अब यहां देखो, you also know that rational numbers do not have a unique representation form of p by q। ठीक है, तो भैया देखो यहां पे p by q का फॉर्म क्या होता है, p by q का फॉर्म एक यूनिक नहीं होता है, do not have a unique representation। ठीक है, where, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं जो कि एंड में सिंप्लीफाई होके एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके रुक रहे हैं। जैसे यहां पे देखो 25/50 है फ्रैक्शन, p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, लेकिन अगर मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूं तो वो 1/2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही मैं हजारों एग्जांपल ले आऊंगा जो कि इन दी एंड सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरीके से ही अपना रिजल्ट देंगे, और इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब ऐसे रैशनल नंबर्स जो कि एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन अगर मैं उसमें अपने गणित का ज्ञान लगाऊं तो वो सिंप्लीफाई होके इन दी एंड किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके बैठ जाएंगे, तो उसे आप कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे यहां पे जो एग्जांपल दिया है, देखने को तो ये 5 अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं, पर आइडियली देखा जाए तो वो सारे के सारे एक ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 1/2। ठीक है ना, तो कुछ अलग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हो लिखने का तरीका अलग है पर फीलिंग जो है वो तो सेम ही है, 1/2 ही आएगा सबका आंसर। ठीक है ना, तो यहां पे बात कुल मिला के बस वैसी ही आ जा रही, बस लिखने का तरीका अलग हो गया तो हमें लग रहा है हमने कुछ नया लिख दिया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, however when we say that p by q is a rational number or when we represent p by q on the number line, we assume that q is not equal to 0 and p and q have no common factors other than 1। ठीक है, तो यहां पे जो एक वर्ड आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है कोप्राइम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कोप्राइम नंबर्स के बारे में। तो यहां पे अब हमें समझना है कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो भैया देखो, ऐसी बात है, रैशनल नंबर्स आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था इसके पहले भी, लेकिन इस बार नया क्या आ गया, इस बार नया एक वर्ड आ गया कोप्राइम। तो पहले ये समझो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी,
ये नया वर्ड क्यों आया है कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, क्यों हम समझ रहे हैं इसको, तो यहां पे बात समझो कि जब आपने रैशनल नंबर्स पढ़े, ठीक है, तो आपने जब उनको पढ़ना शुरू किया तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले जहां पे आपने कहा कि ये सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में एकदम परफेक्ट बैठ रहे हैं, दैट इज 1/2, 2/4, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए हैं ये सब के सब, अगर मैं रैशनल नंबर की बेसिक बुनियादी जो हमारी डेफिनेशन है उसके अंतर्गत इसको इवैल्यूएट करूं तो ये सब के सब एकदम परफेक्टली हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन में फिट बैठ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इन्हीं रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना शुरू किया नंबर लाइन पे, तो मैंने क्या देखा, तो मैंने बहुत सिंपल सी बात ये देखी कि इन सब को मैंने जब हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो ये अलग अलग दिखने वाले रैशनल नंबर्स भी एक ही जगह पे बैठ रहे थे। मतलब अगर मेरी नंबर लाइन में मैं ऑब्जर्व करूं तो जहां 1/2 था वहीं 2/4 था, वहीं था हमारा 10/20 और वहीं था हमारा 25/50, वहीं था मेरा 100/200, वहीं था मेरा 47/94, ये सब एक ही प्लेस पे बैठ रहे थे। तो जब भाई अगर देखो कोई चीज अगर सत्य है तो थ्योरेटिकली भी सत्य होनी चाहिए और नंबर लाइन पे भी सत्य होनी चाहिए। ये सारे नंबर्स थ्योरेटिकली तो हमारी रैशनल नंबर्स की परिभाषा में फिट बैठ रहे थे, लेकिन जब नंबर लाइन पे मैंने बनाना शुरू किया तो ये अलग अलग स्थान पे नहीं आ रहे थे, एक ही स्थान पे आ रहे थे। तब हमने फिर वहां पे समझा कि ये नेचुरल नंबर्स तो हैं लेकिन थोड़े स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, इसलिए हमने कहा इन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जो कि दिखने में अलग अलग है परंतु वैल्यू के हिसाब से जब हमने देखा तो ये इक्वल आए, इसलिए नाम रखा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। और मैथमेटिशियंस ने फिर रैशनल नंबर्स की परिभाषा में एक और एंगल जोड़ दिया जो कि था आपका कोप्राइम का एंगल। अब ये कोप्राइम का एंगल क्या कहता है, ये कोप्राइम का एंगल कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे आपका जो p/q के फॉर्म में लिखा गया रैशनल नंबर है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उसे सिंप्लीफाई करें और इस हद तक सिंप्लीफाई करें कि उनके बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो 10 और 20 के बीच में जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो मैं 5 से भी कर सकता हूं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, लेकिन वो अब 2/4 के फॉर्म में आ गए। तो कहने को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया पर क्या मैंने सही हद तक सिंप्लीफाई किया? नहीं, उसको मैं और फर्दर कर सकता हूं तो वो 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो वही यहां पे बात की गई है कि जब आप रैशनल नंबर्स की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या क्या एंगल्स जोड़ते हैं। एक p/q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, तीसरा q शुड नॉट बी इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर मुझे यूनिक नंबर्स चाहिए, यूनिक रैशनल नंबर्स चाहिए, तो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं कि p और q क्या होने चाहिए, p और q होना चाहिए कोप्राइम। और कोप्राइम की परिभाषा क्या होती है? कोप्राइम की परिभाषा होती है एक ऐसे नंबर्स का सेट, एक ऐसे नंबर्स का पेयर जिनके पास 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, उन्हें आप कहते हैं कोप्राइम। तो ये नई परिभाषा समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, क्लियरिटी मिल गई आपको यहाँ पे बात क्या हो रही है? बिल्कुल सर, रैशनल नंबर्स हमने पहले पढ़े थे लेकिन क्योंकि हम इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहे थे, तो जब आपने पहली बार पढ़े थे तो आपने बेसिक जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में है, जो कि इंटीजर्स हैं जिसमें p और q नॉट इक्वल टू 0 है, उतना काफी है रैशनल नंबर होने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लोर किया
तो मुझे देखा कि ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स थे जो कि थ्योरेटिकली तो रैशनल नंबर्स की परिभाषा में बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, लेकिन नंबर लाइन पे ड्रॉ करते समय ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमने एक और एंगल उसमें जोड़ा जिसकी सहायता से हमें यूनिक रैशनल नंबर्स मिलने लगे, और वो डेफिनेशन थी, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी कि पी और क्यू को कोप्राइम होना चाहिए, अर्थात सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है अपने रैशनल नंबर्स को। और अगर ऐसा होता है कि दो रैशनल नंबर्स की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है, विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, तो उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखना शुरू किया है? यहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स की एक नई परिभाषा शुरू की है सीखना, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट एंगल हमने जोड़ा है उनका कोप्राइम होना, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि हम सिंप्लीफाई करें हमारे ओरिजिनल नंबर को, ठीक है, जो कि हमें मिला है रैशनल नंबर्स के रूप में। क्योंकि देखो, अगर सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे तो भी जो हमें नंबर मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं रैशनल नंबर्स की परिभाषा में तो परफेक्ट बैठ रहा है, पर क्योंकि मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन का एंगल भी एक्सप्लोर करना है, तो फिर मैंने वहां पे सिंप्लीफिकेशन की ओर थोड़ा सा दबाव बनाया कि आप सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, गुड टू गो। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे समझो, तो ऑन द नंबर लाइन among the infinitely many fractions equivalent to 1/2 we will choose 1/2 to represent all of them। वो सारे नंबर्स, वो सारे फ्रैक्शंस जो कि 1/2 के बराबर हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकेला 1/2 ही काफी है। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी डेवलप करें कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे, अगर हमें इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करने तो कैसे करेंगे हम। ठीक है, देखो एग्जांपल 1 क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और आपको रीजन भी देना है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो यहां देखिएगा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, लिख के देखते हैं। सर देखिए, नेचुरल नंबर्स अगर मैं लिखना चालू करूं तो वो होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं होल नंबर्स को लिखना चालू करूं तो वो हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर को मैं उठाऊंगा और चेक करूंगा कि वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो यहां पे मैंने शुरू किया, अब ये तो जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो जो मेरे सामने है मैं उसी को चेक कर रहा हूं। 4 एक होल नंबर है और एक नेचुरल नंबर है, मतलब बात सही है यहाँ पे। 3 एक होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर भी है। 2 एक होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर भी है। 1 होल नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। 0 होल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर में जब मैंने 0 को ढूंढना शुरू किया तो मुझे मिला क्या? मुझे मिला एरर 404। मतलब सर 0 एक ऐसा होल नंबर है, 0 एक ऐसा होल नंबर है, 0 एक ऐसा होल नंबर है। तो यहां पे लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? when trying to find out। ठीक है, जब हम found out in या when searched, जब आपने ढूंढा तो मुझे क्या मिला भैया? जब मैंने इसको नेचुरल नंबर्स में ढूंढा तो मुझे मिला एरर 404। मतलब ये नेचुरल नंबर्स वाले उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे सवाल है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो मेरा जवाब आएगा यहाँ पे फॉल्स। और रीजन क्या होगा कि 0 इज अ होल नंबर, हाउएवर इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचुरल नंबर। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है सर। चलिए सेकंड वाले की बात करते। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब इंटीजर की परिभाषा जो होती है, इंटीजर की जो परिभाषा होती है उसको अगर मैं यहां पे करूं थोड़ा सा एवेल्युएट, तो इंटीजर की परिभाषा में मेरे पास क्या आ जाता है? सर इंटीजर में आ जाते हैं, अगर मैं नेगेटिव से शुरू करूं एग्जांपल, तो -5 हो गया, -2 हो गया, देन आपका मान लो 0 हो गया, देन यहाँ पे आपने 3 लिख दिया, 7 लिख दिया एंड सो ऑन। इधर भी नेगेटिव साइड में वो आ सकता है आगे।
ठीक है, ये कह रहा है हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर में ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनेगी। रैशनल नंबर की परिभाषा होती है कि वो p बाय क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। कौन? जो हमारा नंबर है। अगर वो p बाय क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, p और q इंटीजर हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। अब देखो मेरे जो इंटीजर्स हैं वो अभी तो p बाय क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो अगर मुझे उन्हें p बाय क्यू के फॉर्म में लाना है तो मैं सबके नीचे 1 रख दूंगा, है ना, क्योंकि ये मुझे अलाउड है। इससे मेरे नंबर को बिना डिस्टर्ब किए मैं अपनी बात कन्वे कर सकता हूं। तो p बाय क्यू के फॉर्म में आ गए। अब मैंने चेक किया p और q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए, तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो तो इंटीजर्स ही हैं, जो डिनोमिनेटर लगाया हमने वो है 1, तो वो भी इंटीजर है, तो ये भी प्रूव हो गया। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमने 1 रखा है यहाँ पे, तो मतलब वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? यहाँ पे आप कहोगे भैया ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ट्रू बिकॉज every integer can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो रैशनल नंबर होने की जो जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी कंडीशंस इंटीजर फॉलो कर रहा है, इसीलिए उन्हें हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है। अब ये देखो इसकी बात अगर मैं करूं तो थर्ड वाला मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है, तो मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखे। -6/7, 22/7, ठीक है। और अगर मैं लिखूं तो 3/4। ये कुछ जो एग्जाम्पल लिखे मैंने यहां पे किसके? रैशनल नंबर्स के, ये क्लियरली इंटीजर तो नहीं है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? -6/7, 22/7, 3/4, ये इंटीजर फैमिली को बिलोंग नहीं करते, डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर फैमिली, राइट। ये तो बिल्कुल बात क्लियर है। यस सर, ये दे डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर फैमिली। और आपका यहां पे एवरी वर्ड का इस्तेमाल करना फिर गलत हो गया, क्योंकि मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए जो कि इंटीजर फैमिली को बिलोंग नहीं करते पर हमारे रैशनल नंबर तो हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स में एक बात समझना, अगर मुझे किसी स्टेटमेंट को ट्रू साबित करना है तो वो सारे केस में ट्रू साबित होना चाहिए, और अगर मुझे किसी को फॉल्स साबित करना है तो उसका एक भी केस अगर मुझे मिल गया तो मैं फॉल्स बोल दूंगा, ठीक है। मान लीजिए आपके ऊपर 10 कंप्लेंट आई हैं, ठीक है, आपके स्कूल में आपके ऊपर 10 कंप्लेंट है। अब अगर आपको खुद को निर्दोष साबित करना है तो वो 10 की 10 कंप्लेंट में आपको बरी किया जाना चाहिए, है कि नहीं? कि हाँ भैया ये कंप्लेंट आई थी लेकिन इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप फ्री टू गो हो, है कि नहीं? पर अगर किसी एक में भी आपका नाम आ गया तो आपको सजा तो मिलेगी, है ना, पनिशमेंट होगी, या हो सकता है पेरेंट्स के साथ जो भी वार्तालाप हो। तो अगर एक भी कंप्लेंट आपकी सही साबित हो गई तो कार्रवाई होगी, और अगर आपको कार्रवाई नहीं चाहिए तो आपको सारी कंप्लेंट से एकदम फ्री होना पड़ेगा। ठीक वैसा ही ट्रू और फॉल्स के साथ है, अगर ट्रू होना है तो सारे केसेस में ट्रू होना पड़ेगा, और फॉल्स होने के लिए एक केस भी काफी है। अगर वो एक केस भी प्रकाश में आ गया, एक केस भी हमें दिख गया, तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उतना ही काफी है उस स्टेटमेंट को फॉल्स बोलने के लिए। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 2 क्या बोल रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एट लीस्ट 2 वेज। आपको 5 क्या बताने हैं? आपको यहाँ पे 5 बताने हैं ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल हैं और 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहां देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। क्या बोला मुझे? एक वर्ड बोला है बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में। तो ये भैया 1, ठीक है, और 2, उसके बीच में अगर कुछ चाहिए तो मेरे पास बहुत सिंपल सा फंडा है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो,
ये क्या होगा, एग्जैक्टली बीच की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। मुझे बोला है बिटवीन, तो मैंने एग्जैक्टली बीच की वैल्यू निकाल दी कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/2। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि भैया 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा 3/2। फेयर इनफ, आपने बिटवीन बोला, मैंने एग्जैक्टली बिटवीन निकाल दिया, और मुझे 5 निकालने हैं। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा भैया इन दोनों के बीच में निकाल दो, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा वो 1 और 2 के बीच में भी लाई करेगा, है कि नहीं। तो यहां पे आपने लिखा 1 + 3/2 अपॉन 2, एग्जैक्टली बीच में निकालना है। और बीच में कैसे निकालते हो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके, बहुत सिंपल सा गणित है, आपने सीखा है पहले भी। यहां हो जाएगा 3/2 + 2 अपॉन 2। अब ये क्या हो जाएगा, तो सर यहां पे अगर मैं देखूं 2 + 3 हो जाएगा 5/2 अपॉन 2, यानी ये हो गया कितना, तो सर यहां पे आ गया 5/2 अपॉन 2, और इधर आ गया 2 और 2 4, तो ये हो गया 7/2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5/4 एंड ये हो जाएगा 7/4। तो अब मुझे कितने नंबर्स मिल गए बीच में, तो सर हमें यहां से मिल गया कितना, यहां से मिल गया 5/4 और यहां से मिल गया 7/4। तो इनके बीच में मुझे चाहिए थे 5, मैंने 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, अब मुझे 2 और चाहिए। मुझे सिर्फ बिटवीन बोला है, ये नहीं बोला है कि सारे एग्जैक्टली बिटवीन होने चाहिए, और वो तो हो भी नहीं सकते, कोई एक ही हो पाएगा, है कि नहीं। अब क्या करूंगा मैं, इतना करने के बाद अब मैं ये और करूंगा कि यहां पे एक काम करते हैं, पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहां पे भी हम ये एरो हटा के, ये 3/2 कैसा आया मैं वो लिख देता हूं ऊपर। तो 3/2 आया 1 + 2/2 करके, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं या तो 1 और 5/4 के बीच में निकाल दूंगा, या 5/4 और 3/2 के बीच में निकाल दूंगा, या 3/2 और 7/4 के बीच में निकाल दूंगा, या 7/4 और 2 के बीच में निकाल दूंगा। इनमें से ये जो 4 ऑप्शन मैंने बोले, कोई भी 2 ऑप्शन लेकर मैं अपना कार्य कर सकता हूं। तो मैंने लिया भैया 1 + 5/4 अपॉन 2, ठीक है, और लिया मैंने यहां पे 7/4 + 2 अपॉन 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, तो सर ये यहां पे आ जाएगा 4 + 1 5 होल डिवाइड बाय 4 अपॉन 2। इधर पे 7 + 4 2 हो जाएगा 8 होल डिवाइड बाय 4 अपॉन 2। ठीक है, अब आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8, 7 और 8 15, तो 15/8। तो यहां मुझे मिल गए 2 और नंबर जो कि 1 और 2 के बीच में है एग्जैक्टली। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इज दिस द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, ऐसा नहीं है, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए मैंने किया इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमें तो यहां और यहां वालों के बीच में करना है, वो भी कर सकते हो। अब आप जब पूरा प्रोसेस ही एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हो तो वो सब कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में ही लाई करेंगे। आप एक बार चाहें तो स्वयं ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखोगे 9/8 तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 15/8 ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ये क्लोजर टू 2 होगा, ये क्लोजर टू 1 होगा, वहीं पे हमने बनाया, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका, लेकिन यहां पे लिखा है भैया 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके क्यों हैं, क्योंकि ये वाला जो तरीका है, पहली बात तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरी बात ये कि भैया इस पूरे प्रोसेस में मेरी एक लिमिटेड अप्रोच है। मतलब मैं अगर मान लो कोई मुझे बोल दे कि भैया बीच में 50 निकाल दो 1 और 2 के बीच में, तो मैं ये प्रोसेस कब तक करता रहूंगा, तब जाके मेरे 50 निकलेंगे। पर अगर मेरे पास कोई सिंपल मेथड हो जिसमें ऐसे ज्यादा नंबर्स अगर मुझे निकालने हो तो मैं आसानी से निकाल पाऊंगा, तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अब हम जो इसका सेकंड मेथड सीखेंगे उसमें इसी तरीके के सवाल को सिंपल वे में करना सीखेंगे। जैसे यहां पे अगर मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ले लूं तो एक बात समझना, आपको निकालने हैं 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स, तो 1 और 2 के बीच में आपको निकालने हैं 5 नंबर्स। कितने नंबर्स भैया, 5। तो यहां पे देखना एक बात,
ये लिखा हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 और इधर पे लिख दिया 2। अब इनके बीच में चाहिए कितने, 5 संख्याएं, तो ये देखो मैंने लगा दिए 5 डैश, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब अगर मुझे इनके बीच में 5 नंबर्स चाहिए, एक बात देखो, जो पिछले 5 नंबर भी आए कौन कौन से आए, तो सर वो आए, यहां पे देखिए, अगर मैं वो 2 भी लिख दूं तो यहां पे आया, मुझे मिला 9/8। ठीक है, इन दोनों के बीच में, और इधर इन दोनों के बीच में मिला 15/8। सबके सब फ्रैक्शन में है ना, पांचों नंबर जो मुझे मिले वो किस में है, वो फ्रैक्शन में है। तो हो सकता है यहां पे मुझे कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस का ही इस्तेमाल करना पड़े। तो इसको मैंने लिख दिया, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो ये हो जाएगा 1/1, है ना, और ये हो जाएगा 2/1। मतलब एक बात समझना, मुझे यहां पे 1/1 और 2/1 के बीच में अगर मैं देखूं तो एक सीधी पट्टी है जिसपे मुझे 5 बैठाने हैं। अब आप खुद देखो, अगर मुझे 5 बैठाने हैं तो गैप कितना आ गया, तो सर 1 2 3 4 5 6, 5 बिठाने थे तो गैप कितने आ गए सीधी पट्टी में, 6 गैप आ गए। इसका मतलब बहुत साफ है, इसका मतलब बहुत साफ है कि मुझे यहां पे 6 का कुछ करना पड़ेगा। और मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से व्यवस्थित करूंगा कि इसमें अच्छा खासा गैप आ जाए 6 का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे इनका बैलेंस नहीं हिलाना है तो मैंने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे हुआ क्या, ये हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। मतलब मैं 1 और 2 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लेके आ गया। क्या लेके आ गया मैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लेके आ गया। क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया, नहीं सर, आपने इसमें कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। अगर मैं नंबर लाइन पे बनाता तो शायद मुझे सेम ही मिलता, पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में 1/1 और 6/6 एक बराबर है। ठीक है, अब देखो यहां पे, क्योंकि मुझे इनके बीच में चाहिए थे 5 नंबर, तो 6/6 के बाद लिखा मैंने 7/6। अब क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये क्लियर है कि भैया ये 1 और 2 के बीच में ही होगा। ठीक है, फिर लिखा मैंने 8/6, फिर लिखा मैंने 9/6, फिर लिखा मैंने 10/6, और फिर लिखा मैंने 11/6। अब अगर मैं काउंट करूं तो मेरा जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आया उसने मुझे स्पेस दे दिया कि मैं आसानी से 5 रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करके अपने आंसर में बता सकूं। तो मैं काउंट करूं अगर, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, और क्योंकि मैंने 1 और 2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को ही यूज किया है तो ये जो 5 नंबर्स आए हैं ये हमारे 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहे होंगे। इस बात के लिए मैं 110% श्योर हूं। ये क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो एक मेथड है ये वाला, विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, पर अगर मैं सिंपल और लेस टाइम कंज्यूमिंग की ओर रुक करूं तो ये वाला मेथड मेरे लिए काफी लाभदायक होगा। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो 1 और 2 के बीच में लाए करते हैं कौन कौन, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, और लास्ट में फिर आ जाएगा 2। ये 5 ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे 1 और 2 के बीच में लाए करने वाले रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, अगर दिक्कत नहीं है तो हमारा ये एग्जाम्पल भी समाप्त हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो पहले एक बार इस मेथड का ले लो, एग्जाम्पल 2 था ये, और अगर सेकेंड मेथड का भी लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे इसको
करने की कोशिश करी। नाउ रिमार्क, नोटिस दैट इन एग्जांपल 2 यू वर आस्क्ड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, बट यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इन फैक्ट देयर आर कितने, इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है सर, अगर ऐसे ही पिछले सवाल में 6 की जगह वो बोलता 15 निकाल दो, तो मैं यहाँ इंटू 6 की जगह इंटू 15 करता, जिससे मुझे 15 के स्पेस वाला एक रैशनल नंबर मिल जाता। ठीक है, 2 मिल जाते जिनके बीच में 15 का गैप मिल जाता और मैं आसानी से अपना आंसर बता देता। व्हाट इज द ट्रिक जो कि आपको याद रखनी है कि मान लो आपको 5 रैशनल नंबर्स बोले हैं तो मल्टीप्लाई आप करोगे 6 से। ठीक है, 10 बोले हैं तो 11 से करोगे, 20 बोले हैं तो 21 से करोगे, 18 बोले हैं तो 19 से करोगे, 3 बोले हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। और मैंने आपको बताया भी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सीधी पट्टी थी पहले 1 और 2 के बीच में, उसके बीच में अब 6 का गैप आ गया। अगर लॉजिकली देखा जाए तो भैया 1 2 3 4 5 6 का गैप आ गया है ना, 6 टुकड़े हो गए उसके, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसलिए आपने 6 किया, लेकिन उसमें जो नंबर्स मिले वो मुझे 5 मिले ऑटोमेटिकली इन दी एंड। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे अगर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि आपके नंबर लाइन पे और आप पढ़ोगे, जो कि अभी तक हमने नहीं टच करे, उनके बारे में भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे और फिर अच्छे से समझेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को भी लर्न करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए अभी क्या जरूरी है, ये चीजें देखो, कुछ बात समझना जिनके सवाल के जवाब अभी हमें निकालने हैं। ठीक है, व्हाट आर द नंबर दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड, वो नंबर्स जो कि अब नंबर लाइन पे छूट गए उन्हें क्या बोलोगे। ऑब्वियस सी बात है, रैशनल नंबर्स की परिभाषा देने के बाद भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि हम सामान्य गणित में, सामान्य मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, या अगर हम यूज भी नहीं करते पर वो एग्जिस्ट तो करते हैं, उनको आप क्या कहोगे। ठीक है, उनको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और वो आपके रैशनल नंबर से कैसे अलग हैं। ठीक है, ये हम सारी बातें अगले सेक्शन में कवर करेंगे। और अब हम फोकस किस पे करेंगे, हमारी एक्सरसाइज पे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के साथ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, नॉट इन द सेम मैनर पर अलग तरीके से, और जिसमें व्यक्ति बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। इस जीरो अ रैशनल नंबर, ये सवाल है बड़ा। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पे देखो, हम p by q जो पढ़ रहे हैं, इसको एक काम करो, ऐसे पढ़ो कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो प्रोबेबली आपका ये जवाब कभी गलत नहीं होगा। अगर मैं यहां पे देखूं, सवाल है क्या 0 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स की परिभाषा में होता है कि वो p by q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कुछ न्यूमरेटर और कुछ डिनोमिनेटर तो होना चाहिए। तो मैंने भैया 0 के नीचे डिनोमिनेटर लगाने की प्रयास की। क्या मैं यहाँ पे 1 लगा सकता हूं? क्या मैंने मैथमेटिकली कोई गड़बड़ करी? नहीं सर, आप 1 एज अ डिनोमिनेटर किसी भी इंटीजर के नीचे लगा सकते हैं, उसमें आपने मैथमेटिकली तो कोई गड़बड़ नहीं करी है। और एज फार एज 0 इज कंसर्न, तो यहाँ पे 1 क्या, यहाँ पे आप 2 3 4 7 9 कुछ भी लगा दो, क्योंकि व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज स्टिल 0। तो भले ही मैं 0 के अलग अलग रूप लिख रहा हूं, पर लेकिन कुल मिला के p by q का फॉर्म तो मेरे को हासिल हो रहा है, तो p by q के फॉर्म में मैं लिख तो पाया। अब क्या इसमें p और q इंटीजर हैं? अब अगर बात की जाए p की विच इज 0, तो हाँ भैया ये तो इंटीजर फैमिली को बिलोंग करता है, जिसको मैं यहाँ पे z के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एज फार एज मैं q की बात करूं, तो यहाँ पे जो q है हमारा, वो 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, और बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। ये सभी भी इंटीजर फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो जो सेकेंड कंडीशन है कि p और q यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए, वो भी पूरी हो रही है। थर्ड कंडीशन, क्या डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है? अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं, जो q है जो कि हमने यहाँ पे रखे, वो 1 आ रहे हैं, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, और बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, पर इनमें से कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 0 रैशनल नंबर होने की सारी जो मूलभूत आपकी डेफिनेशंस हैं,
जो मूलभूत आपके कह सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फिलफिल कर रहा है। तो इसका जवाब होना चाहिए यस, कि 0 इज अ रैशनल नंबर। ये क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, सिंपल सवाल, लेकिन हम अच्छे से हमने यहाँ पे एलैबोरेट किया जिससे आपको कोई भी क्लैरिटी यहाँ पे छूटी ना रह जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, अब कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल दो। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में 6 निकालने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? इनको रैशनल नंबर यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब अगर मुझे 6 चाहिए तो 7 हिस्से करने पड़ेंगे, तो इंटू 7 कर दिया मैंने यहाँ पे ऊपर और इंटू 7 कर दिया यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी इंटू 7 और इंटू 7। इस वजह से मेरा जो ये 3 और 4 का गैप था ना, वो मैथमेटिकली थोड़ा सा वाइड हो गया। मतलब मैंने थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि जैसे आप अपन कहते हैं ना माइक्रोस्कोप में जूम इन करना, तो वो चीज तो उतनी सी होती है, पर क्योंकि मेरे पास माइक्रोस्कोप है तो मुझे ज्यादा बड़ी दिखेगी। ये ठीक वैसे जैसे हम फोन में किसी चीज को जूम इन करते हैं ना, तो वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट तो उतने का ही है, पर क्योंकि हमने जूम कर दिया तो हमें डिटेल में दिखाई देता है। ठीक वैसा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 21/7। इधर पे मुझे मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे 28/7। तो अब क्या हुआ, अब जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है वो हो गया काफी रिलेटिवली आसान, क्योंकि मैंने गैप को इस तरीके से ढाल दिया कि वो मेरे सवाल का जवाब आसानी से दे देगा। अब मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा, तो एक आएगा 22/7, ठीक है, फिर एक आएगा 23/7, फिर एक आएगा 24/7, फिर एक आ जाएगा 25/7, फिर एक आ जाएगा 26/7, फिर एक और अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, क्योंकि भैया मुझे पूरे 6 बताने हैं, तो 27/7 एंड लास्टली जहाँ पे ये खत्म हो रहा है सिलसिला, दैट इज 28/7। तो ये जो मैंने नंबर्स लिखे, ये जो 6 नंबर्स की लिस्ट मैंने बनाई, ये यूं देखा जाए तो 21/7 और 28/7 के बीच में है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, किसके? 3 और 4 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसको मैं यहाँ पे ERN लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये 28/7 क्या है? ये है भैया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 3 और 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इनका जो आप कह सकते हो यहाँ पे नंबर जो लिखा हुआ है वो कोई दूसरा है, लेकिन रिप्रेजेंट वो 3 और 4 को ही कर रहे हैं। तो ये जो 6 नंबर्स हैं ये हैं तो 21/7 और 28/7 के बीच में पर एक्चुअली ये किसके बीच में है? अगर हम देखें हमारे रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो वो हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया ये? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति नहीं सर, तो इसको आप अपने आंसर के रूप में लिख सकते हैं तो ये नंबर कहाँ पे है? तो सर ये 3 और 4 के बीच में है। अब लिस्ट आप चाहें तो दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि यही 3 है और यही 4 है। गुड टू गो। चलिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इजी हो गया इस तरीके से? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया ना। आप यहाँ पे देखो, आपको पहले से ही दे दिए कौन? रैशनल नंबर डायरेक्टली। चलिए, एक है 3/5, दूसरा है 4/5। फिर से करंट कंडीशन में जैसे दिख रहे हैं, शायद ही इनके बीच में कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं इनके गैप को वाइड कर दूंगा। कैसे? मुझे 5 चाहिए तो मैं 6 से गुणा करूंगा, है ना। ये हमने ट्रिक सीखी है, 5 चाहिए तो 6 से गुणा करो। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 18/30। व्हाट इज दिस? 18/30। ये 3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, ये तो क्लियर है? बिल्कुल सर। नाउ यहाँ पे 6 4 24 एंड 6 5 30। व्हाट इज दिस 24/30? ये 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, उसी के बराबर है अगर हम देखें तो, पर लेकिन यूज किया जा सकता है फॉर सॉल्विंग आवर पर्पस। ठीक है, अब जरा हम नंबर्स की लिस्ट बनाए जो कि इनके बीच में लाए करेंगे, तो कौन कौन से होंगे? सर 18 यहां पे आ गया तो हम लिख देंगे 19/30,
फिर हम लिख सकते हैं 19 के बाद 20/30, फिर लिखा हमने यहाँ पे आप देखोगे 21/30, देन 22/30 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 23/30। ये सारे ही नंबर्स 3/5 और 4/5 के बीच में लाई कर रहे हैं। मुझे 5 बोले थे तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। इज दिस द ओनली वे पॉसिबल? नहीं, आप चाहें तो उसको 10-10 से, 20-20 से, 50-50 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो भैया, वो सब अलाउड है। द ओनली थिंग इज कि आपको 5 बोले हैं तो मिनिमम 6 से करना ही पड़ेगा। इससे कम पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 नहीं निकल के आ पाएंगे, इससे ज्यादा पे करोगे तो आपकी चॉइस आपको मिल जाएगी कि आपको कितने लिखने हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं। सर ये पांचों को अगर आप एवेलुएट करोगे तो देखो 3/5 होता है 0.6, 4/5 होता है 0.8, तो अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये सारे नंबर्स भी डेसिमल में उन्हीं के बीच में आ रहे हैं। 18/30 रिप्रेजेंट्स 3/5 है ना, और 24/30 रिप्रेजेंट्स 4/5। उनके बीच में ये 5 जो कि हमने स्ट्रेट अवे निकाल दिए। क्लियर है? गुड टू गो है? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको देख लीजिए। तो हमने हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे अपने सॉल्विंग के ईज के लिए उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बराबर लिखा, जो कि हमारे गैप को नॉट एग्जैक्टली वाइड कर रहा है, जितना था उतना ही है, पर हमने अपने कह सकते हो आप माइक्रोस्कोप को थोड़ा और जूम इन कर दिया, जिसकी वजह से हमें वो गैप और ज्यादा बड़ा दिखने लग गया और हम इजीली यहाँ पे चीजों को समझ पाए। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्पोर्ट्स में आजकल क्या होता है, ऐसे स्पेशल कैमरास लगाए जाते हैं जो कि फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, जिससे कि वो चीज जो कि बड़े वाइड एंगल में इतने अच्छे से नहीं दिखी, पास से दिख जाती। जैसे मान लो टच किया है किसी, अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं तो टच के लिए यूज करते हैं वही टेक्निक। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट का एज लगाए कि नहीं लगाए वो देखा, अपने जूम इन करके दिखाते हैं, प्ले करते हैं कि बैट से लगाए कि नहीं लगाए। उस तरीके से यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो गैप तो उतना ही है, लेकिन क्योंकि हमने अपना एंगल जो है, जो लेंस है, उसको जूम इन कर लिया तो हमें वो अब अच्छे से बड़ा होकर दिख रहा है गैप। चलिए फोर्थ और प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको फिर से ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये जरा सोचो। हर नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है, वो होल नंबर होता है। तो जहां तक मेरा गणित का ज्ञान कहता है ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अगर मैं कंपेयर भी करूं तो मैं अगर नेचुरल नंबर्स की लिस्ट बनाऊं और उसे होल नंबर से मैच करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मान लीजिए अगर ये मेरी नेचुरल नंबर्स की पोटली है, ठीक है, इसके साथ अगर मैं 0 को और ऐड कर दूं तो जो बड़ी पोटली बनेगी, जो बड़ा बैग बनेगा, वो हो जाएगा होल नंबर्स का। ये क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, हाँ भैया स्टेटमेंट ट्रू है कि जो होल नंबर फैमिली है उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, बल्कि होल नंबर्स में एक 0 और आ जाता है जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं है, पर सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर फैमिली का पार्ट हैं ही। सेकंड देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब मैं यहाँ पे इंटीजर्स के एग्जाम्पल लिखूंगा कुछ, जैसे कि लिखा मैंने -6, -5, -4 और यहाँ पे एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये सारे के सारे इंटीजर्स बिलोंग नहीं करते हैं किसको, होल नंबर फैमिली को। ठीक है, तो दीज इंटीजर्स जो कि स्पेशली जो नेगेटिव वाले हैं, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं हमारे, वो होल नंबर फैमिली को बिलोंग नहीं करते, तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा भैया? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंटीजर्स हैं, स्पेशली जो आपके नेगेटिव साइड वाले हैं, वो होल नंबर्स को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि होल नंबर 0 से आगे की तरफ जाते पॉजिटिव नंबर्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड वाला, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब अगर मैं रैशनल नंबर्स के एग्जांपल देना शुरू करूंगा तो ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं जो कि होल नंबर नहीं है, जैसे कि -3/5, ये होल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर है। हाँ जी सर, p/q के फॉर्म में उपलब्ध है, p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके रैशनल नंबर की तो सारी परिभाषा शामिल हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको होल नंबर की परिभाषा में बैठाने की कोशिश करूं तो ये होल नंबर फैमिली को बिलोंग नहीं करता। तो ऐसे मेरे को बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ये तो नेगेटिव था, अगर मैं पॉजिटिव भी देखूं 1/2 ऐसा एक रैशनल नंबर है,
3/5 अगर इसी का पॉजिटिव वाला वर्जन देख लूँ, 6/7, 2/3, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन वो आपके होल नंबर फैमिली को बिलोंग नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा। बात वही है, ट्रू होने के लिए सारे केसेस में ट्रू होना पड़ेगा, फॉल्स होने के लिए एक केस भी काफी है। तो हमने वो एक केस ही डिफाइन करके बता दिया कि नहीं भैया ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है समाप्त, और हमने यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम्स उसको हमने इनिशिएट कर दिया है और पहला टॉपिक भी कवर कर लिया है। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से, इसी सपोर्ट की वजह से हम बनते हैं इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। और ये कंसिस्टेंसी, ये सपोर्ट क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे जो फीचर्स हैं वो बहुत ही यूनिक है, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो हमें एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बनाता है। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी शीट्स आपको दी जाती हैं ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो, और सॉल्यूशन वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि आप सिर्फ समस्या में ना उलझे रह जाएं, समय की बचत करते हुए अगर किसी सवाल में फंस रहे हैं तो उसका समाधान भी आपको मिल जाए और आप जल्दी से अपने पढ़ाई को, सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल भी दिए जाते हैं ताकि आपकी एक कह सकते हो ना ओवरऑल ग्रोथ हो सके, होलिस्टिक आपकी अप्रोच रहे और आप आसानी से अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सके और अच्छे अंकों के साथ एग्जाम में उत्तीर्ण हो सके। ऐसी और अपडेट्स आपको मिलती रहें, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डेफिनेट सक्सेस से तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके डेफिनेट सक्सेस से जुड़ सकते हैं। आप इस सेशन को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे विजन तक हमें पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो। हमारी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो यही तीनों है, तो आप इसमें ज़रूर अपनी तरफ से योगदान देते रहिए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, एंड आजकल हर रोज़ एग्जाम होते रहते हैं तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।